सभी को गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग देखेंगे कि द्विघात समीकरण का बेसिक कॉन्सेप्ट। हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पर इतना ध्यान इसलिए दिलवाना चाहते हैं कि अगर यदि आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट अगर यदि हर एक चैप्टर का क्लियर रहेगा तो आप कोई भी ऑब्जेक्टिव अच्छे से बना पाएंगे। यानी आपके सामने कोई भी गेस पेपर हो, मॉडल पेपर हो, उसके लिए आपको ऑब्जेक्टिव रखना नहीं पड़ेगा। इसीलिए आप पहले प्रश्न सोल्व करने से पहले आप क्या करेंगे, उस चैप्टर का बेसिक चीज याद करिए, बेसिक चीज को जानिए। इसीलिए हम बेसिक चीज को बार बार पहले बता देते हैं, इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम पे चलेंगे। तो आइए हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे कि द्विघात समीकरण से जो भी बेसिक चीजें जुड़ी हुई है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहले प्यारे बच्चों ये देखते हैं कि आखिर द्विघात समीकरण क्या है। तो आपको देखने से लग रहा है कि सर द्वि मतलब दो, घात मतलब पावर, समीकरण मतलब समीकरण। वैसा समीकरण जिसका घात दो हो उसे द्विघात समीकरण कहेंगे। आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठिए और मेरे साथ प्यारे बच्चों लिखते चलेंगे। आइए हम लोग पहले देखते हैं द्विघात समीकरण क्या है, इसकी परिभाषा जानते हैं। आप लोग लिखते जाएंगे मेरे साथ। क्या होगा द्विघात समीकरण का परिभाषा? वैसा समीकरण जिसका घात दो हो उसी क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण बोलेंगे। ये शॉर्ट परिभाषा हुआ। इसके बाद आप लोग इसमें जोड़ लेंगे कि उसे द्विघात समीकरण कहेंगे। ये इतना लिखना जरूरी नहीं है, आप लोग समझदार बच्चे हैं इसीलिए इतना ही शॉर्ट में लिख देते हैं। वैसा समीकरण जिसका घात दो हो उसे हम लोग द्विघात समीकरण कहेंगे। एक तो हो गया ये परिभाषा। दूसरी परिभाषा क्या हुआ? वैसा समीकरण जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में हो। एग्जाम्पल पहले इसका देख लेते हैं, या करके और लिख सकते हैं। या ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। या वैसा समीकरण जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का हो। ये भी शॉर्ट में लिख देते हैं। आपको बोलना है वैसा समीकरण जिसका घात दो हो उसे द्विघात समीकरण कहेंगे। दूसरी परिभाषा क्या हो गया? वैसा समीकरण जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप भी है, आप लोग स्टार में लिख लेंगे। यह द्विघात समीकरण का मानक, मानक को कभी कभी व्यापक बोला जाता है। मानक यानी व्यापक रूप है। कौन सा? ये वाला, ठीक है ना। तो ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। उसके बाद आपको ये लिखना पड़ेगा, यहां लिख दीजिए, जहां वैसा समीकरण जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का हो उसे क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण। जहां आपको ये प्यारे बच्चों बोलना पड़ेगा ए बराबर नॉट 0। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर यदि ए 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, फिर द्विघात समीकरण नहीं बचेगा। इसीलिए यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चों ए बराबर नॉट 0। अब आइए कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल। जिसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये कौन सा समीकरण हो गया? द्विघात समीकरण। ये एग्जाम्पल 1 हो गया और ये एग्जाम्पल 2 हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये भी द्विघात समीकरण है। अब आपको देखना पड़ेगा प्यारे बच्चों, अगर यदि मान लीजिए अगर यदि 0x स्क्वायर प्लस बी एक्स यानी यहाँ 4 कर दीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ 6 कर दीजिए, प्लस 5 बराबर 0, ऐसा रहे तो क्या यह द्विघात समीकरण है? बोलेंगे सर यहाँ तो a बराबर 0 है, उसे द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। क्योंकि बच्चों अगर यदि इसको हम लोग गुना करेंगे तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0, यानी कि 6x प्लस 5 बराबर 0। क्या यह द्विघात समीकरण बचा? नहीं, इसका पावर 1 हो गया, इसीलिए यह
रैखिक समीकरण हो गया। तो उम्मीद है कि a बराबर 0 क्यों नहीं लिखते हैं। हमेशा याद रखना है कि a का मान कभी 0 नहीं होनी चाहिए, तभी द्विघात समीकरण वो बना रहेगा। तो अभी हम लोगों ने देखा द्विघात समीकरण का परिभाषा, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होते हैं। कभी कभी द्विघात समीकरण का मानक रूप अन्य मानक रूप भी लिख लीजिए आप लोग नोट में। यहां से प्रश्न एक एग्जाम में आएंगे ऑब्जेक्टिव, द्विघात समीकरण का मानक रूप। एक तो प्यारे बच्चों आप ये वाला जानते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, एक ये हो गया मानक रूप। कभी कभी एग्जाम में ऐसे प्रश्न भी आएंगे बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। आपको ये नहीं समझना है कि सर यहाँ ए है तो यहाँ बी आ गया, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको ए बी सी चेंज हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको ध्यान देना है कि एक एक्स स्क्वायर, एक बिना एक्स वाला और एक अचर पद होनी चाहिए। और हमेशा यहाँ लिखा रहेगा, यहाँ लिखा रहेगा जहां ए बराबर नोट 0। उसी तरह प्यारे बच्चों यहाँ लिखा रहेगा जहां बी बराबर नोट 0, यानी कि सर यहाँ जो लिखा रहेगा उसी के बराबर नोट 0 लिखा रहेगा। ये ऑप्शन में आप लोग चेक करके ही टिक करेंगे। ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। और एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, मान लीजिए तीसरा नंबर ऐसे है डी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी, ऐसा कर देगा बराबर 0। तो यहाँ क्या होगा, आपको बोलना होगा या ऑप्शन में दिया रहेगा डी बराबर नोट 0। तो ये सभी द्विघात समीकरण के व्यापक रूप है, मानक रूप है। आपको कैसे पहचाननी है, एक रहेगा प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर वाला, एक रहेगा वाई यानी कि बिना स्क्वायर वाला यानी सिंपल यानी कि पावर एक वाला रहेगा खाली एक्स वाला, एक अचर पद रहेगा। यहाँ कुछ भी हो सकता है और यहाँ भी कुछ भी हो सकता है, यहाँ भी कुछ, लेकिन यहाँ वाई भी हो सकता है। तो वो वाई वाला भी एग्जाम्पल आप लोग को लिख लीजिए। चौथा एग्जाम्पल है ना, चौथा एग्जाम्पल लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा रहेगा बी वाई स्क्वायर प्लस सी वाई प्लस डी बराबर 0। तो यहाँ आपको बोलना पड़ेगा जहां बी बराबर नोट 0, यानी कि ऐसा अगर भी आपको कहीं दिखे आपको तुरंत समझ जाना कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। तो आप लोग द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से एक प्रश्न आएंगे और उम्मीद है कि आप लोग इसे सोल्व कर पाएंगे। यहाँ से एक प्रश्न हमेशा बोर्ड एग्जाम में आता है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग आएंगे द्विघात समीकरण में ए बी सी की पहचान। आखिर द्विघात समीकरण में ए बी सी कैसे पहचानेंगे। मान लेते प्यारे बच्चों, अगर यदि कोई द्विघात समीकरण मान लें कोई द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0। अब हम लोग आएंगे द्विघात समीकरण में ए बी सी की पहचान। अगर जो प्यारे बच्चों आपको द्विघात समीकरण दिया रहे उसमें क्या ए होगा, कौन सा बी होगा, कौन सा सी होगा, इसकी पहचान आप कैसे कर पाएंगे, इसे आइए हम लोग जानते हैं। मान लेते हैं कोई द्विघात समीकरण आपका ये है, तो इसमें प्यारे बच्चों जो एक्स स्क्वायर के साथ लगा रहेगा ना, इसी को हम लोग ए कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर प्यारे बच्चों जो भी लिखा रहेगा इसी को हम लोग बी कहेंगे, और यहाँ जो लिखा रहेगा इसी को हम लोग सी कहेंगे। उम्मीद है कि आप द्विघात समीकरण देख करके ए बी सी का मान याद कर पाएंगे। हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल मान लेते हैं माइनस 3x स्क्वायर माइनस प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ ए बराबर कितना हो जाएगा, -3, बी बराबर कितना हो जाएगा +5, यानी प्लस लिखाता नहीं है, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 5। उसके बाद आपको बोलेंगे सी बराबर कितना होगा, तो बोलिएगा 6, ठीक है ना। तो यहाँ से निकाल सकते हैं। अब आप लोग यहाँ बताएंगे तीसरे एग्जांपल में ए बी सी का मान। मान लेते हैं यहाँ 2x स्क्वायर है
माइनस 4x माइनस 2 बराबर 0 है। इसमें a बराबर कितना हो जाएगा 2, b बराबर कितना हो जाएगा -4 और c बराबर -2। लास्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जिसे मान लीजिए कोई समीकरण है एक्स स्क्वायर -4 बराबर है 6x। तो इसमें अगर भी आपसे पूछा जाए ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए, तो इसमें प्यारे बच्चों आप कंफ्यूज कर सकते हैं। इसको पहले द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में आप लाइए। कैसे लाएंगे सर? इसको पहले आप अच्छी से समीकरण बनाइए। एक्स स्क्वायर इधर +6 इधर आया तो -6x -4, इधर प्यारे बच्चों क्या बचा 0। अब निकालिए ए बराबर, यहाँ नहीं कुछ तो एक रहता है, ए बराबर 1, बी बराबर -6, सी बराबर -4। तो उम्मीद है कि आप द्विघात समीकरण में ए बी सी निकालना सीख लिए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं द्विघात समीकरण के मूल। यानी द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं? मूल मतलब समझिए प्यारे बच्चों आंसर। कहीं भी मूल लिखा रहेगा मतलब समझिए आंसर। अगर यदि रैखिक बहुपद होगा उसका आंसर 1 निकलेगा, द्विघात बहुपद रहेगा उसका आंसर 2 निकलेगा, अगर यदि त्रिघात बहुपद रहेगा उसका आंसर 3 निकलेगा। तो आप लोग यहाँ पर देखिए कि द्विघात समीकरण के मूल, तो पहले आप लोग ये लिख लेंगे द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं। पहले आपको ये प्यारे बच्चों देखना है कि द्विघात समीकरण के मूल, यानी द्विघात समीकरण का कितना आंसर निकलेगा 2 निकलेगा, एक प्लस में एक माइनस में या दोनों प्लस में, ठीक है ना। यानी द्विघात समीकरण में कितना मूल निकलेगा 2, यानी 2 आंसर निकलेगा। तो द्विघात समीकरण में कितने मूल होते हैं ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे बनेंगे, तो ये हमेशा याद रखेंगे। द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। कौन कौन से होते हैं प्यारे बच्चों? एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। इसको आप अल्फा पढ़ेंगे और इसको आप क्या पढ़ेंगे बीटा। यानी कि सर द्विघात समीकरण के 2 मूल होंगे, एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा, ठीक है ना। यहां से हम लोगों ने द्विघात समीकरण के मूल देखा, अल्फा और बीटा। अब उसके बाद देखेंगे द्विघात समीकरण के मूल बराबर सूत्र। द्विघात समीकरण के, अच्छा मूल से पहले आप लोग विवेचक सीख लीजिए कि द्विघात समीकरण में विवेचक यानी विवेक्तर क्या होते हैं। पहले इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो द्विघात समीकरण का विवेचक या विवेक्तर, विवेचक जिसको हम लोग डी बोलते हैं, पहले इसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद फिर मूल जानेंगे। तो पहले ये समझ लीजिए कि आखिर विवेचक यानी डी है क्या। ये द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति को बताता है। यानी द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक होगा या काल्पनिक होगा, काल्पनिक को वो वास्तविक भी कहते हैं। तो इस तरह से विवेक्तर यानी डी जो है यह परिभाषित करता है कि द्विघात समीकरण का मूल कैसा होगा। तो इसे भी आप एक लाइन में लिख सकते हैं, या द्विघात, तो द्विघात समीकरण के जो विवेक्तर होते हैं यानी कि जो विवेचक होते हैं, विवेक्तर विवेचक या डी एक ही चीज है। तो ये मूलों की प्रकृति को बताता है। तो लिख लीजिए आप लोग, यह द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति को बताता है। अर्थात क्या बताएगा? अर्थात पहला बताएगा, अर्थात मूल यानी मूल वास्तविक होगा या काल्पनिक। तो प्यारे बच्चों यहाँ से ये बात समझ में आ गया कि द्विघात समीकरण में जो डी होता है यानी विवेक्तर जो होता है
वह मूलों की प्रकृति को बताएगा कि द्विघात समीकरण का मूल कैसा होगा। तो यहाँ से आप लोगों ने ये सीखा कि द्विघात समीकरण में विवेकतर क्या है, मूलों की प्रकृति को बताने का एक जरिया या एक ऐसे समझिए कि मूलों की प्रकृति को उससे पता करते हैं कि किस तरह का मूल होगा, वास्तविक होगा या तो काल्पनिक। तो उम्मीद है कि डी के बारे में आप समझ गए होंगे। अब उसके नीचे हम लोग लिखेंगे डी बराबर सूत्र, यानी कि विवेचक। विवेचक, विवेचक को क्या बोलेंगे, डी। यानी विवेचक बराबर प्यारे बच्चों सूत्र क्या होता है, माइनस बी स्क्वायर, यानी ऐसे लिखना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये आपका विवेचक बराबर सूत्र हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कब मूल वास्तविक होगा, कब काल्पनिक होगा, कब मूल बराबर होंगे, कब मूल बराबर नहीं होंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। अब हम लोग आएंगे कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। तो द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति दो प्रकार के होंगे, एक होगा वास्तविक, एक होगा काल्पनिक। पता कैसे करेंगे कि ये वास्तविक मूल होगा या तो काल्पनिक मूल होगा, इसे हम लोग डी के द्वारा मालूम करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि द्विघात समीकरण के मूलों की जो प्रकृति होगा वो दो प्रकार के होंगे, एक वास्तविक होगा, एक काल्पनिक होगा। अब यहाँ पर कंडीशन देखिए, यदि डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको क्या पढ़ेंगे, यदि डी का मान 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा। ऐसे प्यारे बच्चों रहेगा तो इसका अर्थ ये हुआ डी का मान 0 से बड़ा है, ऐसे लगा दिए तो बराबर भी है। अगर यदि डी का मान 0 से बड़ा या बराबर हो जाए, यानी माइनस में नहीं होना चाहिए, अगर यदि डी का मान 0 से बड़ा हो या बराबर हो तो मूल वास्तविक होगा। तो आप लोग लिखेंगे तो मूल वास्तविक होगा। एक नंबर में क्या लिखेंगे, मूल वास्तविक, इसको अच्छे से लिख देते हैं हम। तो एक नंबर में क्या होगा, मूल वास्तविक होगा। और दूसरा नंबर क्या लिखेंगे, अच्छा आप लोग ऐसा कीजिए, पहले ऐसा ही कर लीजिए, डी का मान जब 0 से बड़ा होगा, तीन कंडीशन हम बता देते हैं। यदि डी का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक होगा, और दूसरा नंबर लिखिए बराबर नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। प्यारे बच्चों बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, अर्थात वो समान होगा, वो समान होगा। अब ऑप्शन में जैसा रहेगा वैसा आप लोग टिक कर सकते हैं। कंडीशन 2 पे आइए, यदि डी बराबर 0, अगर यदि डी का मान 0 हो जाए तो इसमें लिखेंगे मूल वास्तविक होगा। और दूसरा कंडीशन क्या लगेगा इसमें, दूसरा नियम क्या होगा, और मूल जो है यानी आंसर जो है वो समान होगा, समान, समान यानी बराबर, बराबर होगा। ठीक है। अब एक कंडीशन और आप लोग याद रखेंगे, यदि डी का मान 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा अर्थात माइनस में, -1, -2, -3, -4, इसका मान क्या होगा, डी का मान 0 से छोटा का मतलब हुआ कि डी का मान माइनस में होगा। ब्रैकेट में लिख लीजिए, यानी डी का मान माइनस में होगा, माइनस में होगा। अगर यदि ऐसा होगा तो कंडीशन क्या होगा, एक नंबर मूल काल्पनिक होगा, यानी वो वास्तविक होगा, काल्पनिक होगा। और दूसरा नंबर वो समान होगा, वो समान यानी बराबर नहीं होगा, वो समान होगा। तो ये मूलों से संबंधित जो कंडीशन हो सकते थे उसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं, देखते हैं कि अगर यदि प्यारे बच्चों ये दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो क्या कंडीशन बनेंगे। तो ये दोनों को आप एक साथ मिला के भी बोल सकते हैं, ये दोनों को एक साथ मिला के कैसे बोल सकते हैं,
आपको डायरेक्ट बोलना है, जब d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब d का मान 0 से बड़ा या बराबर होगा तो मूल वास्तविक होगा, वास्तविक होगा। और दूसरा कंडीशन क्या होगा, जब d का मान 0 से छोटा होगा तो मूल काल्पनिक होगा। तो अगर यदि आपसे पूछा जाए कि मूल वास्तविक होने का क्या कंडीशन है, d का मान 0 से बड़ा होगा या तो बराबर होगा, ये कंडीशन आप बोल सकते हैं। ऐसी स्थिति में भी मूल वास्तविक होगा, ऐसी स्थिति में भी मूल वास्तविक होगा, और ऐसी स्थिति में भी मूल वास्तविक होगा। उसके बाद अगर यदि d का मान माइनस में आ जाए तो मूल काल्पनिक होगा। अब यहाँ के बाद हम लोग ये देखेंगे, कोई एक द्विघात समीकरण लेंगे और उसमें चेक करेंगे कि इसके मूलों की प्रकृति बताइए, वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा। हम लोग उदाहरण के द्वारा समझेंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग ये देखेंगे कि एक उदाहरण लेंगे द्विघात समीकरण का, और आपको ये बताना है कि इसका मूल वास्तविक होगा या तो काल्पनिक होगा। आइए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं ये कोई द्विघात समीकरण है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 है। अब आपको ये बताना है कि इसका मूल वास्तविक होगा या तो काल्पनिक। हम लोग को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ d बराबर निकालना है। d बराबर सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर b का मान कितना हो जाएगा, 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान यानी कुछ तो 1 होगा, 4a, और c का मान 1, यानी कि ये हो गया 4 माइनस 4 बराबर 0, यानी d का मान 0 निकल गया। तो मूल क्या होगा, वास्तविक। तो आप लोग यहां लिखेंगे मूल वास्तविक होगा। अब एक एग्जांपल और हम लेते हैं, मान लेते हैं दूसरा एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 है। ये कोई द्विघात समीकरण है, आपको ये चेक करना है कि इसका मूल वास्तविक होगा या तो काल्पनिक। आप क्या करना है, आपको d निकालना है। d बराबर सूत्र बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान क्या है बच्चों, 4 हो गया, 4 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान ऐसा कीजिए यहाँ पर आप लोग 2 दे दीजिए, ठीक है। तो 4, a का मान 2 और c का मान थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, यहाँ पर मान लीजिए 6 है, ठीक है। ऐसा करते हैं ताकि मूल काल्पनिक लिख ले, आप लोग को समझ में अच्छे से आ जाए। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान इतना माइनस 4, ये तो सूत्र में ही है 4, ए का मान कितना है 2, और सी का मान यहाँ पर 4 का मान 4, ए का मान 2, और सी का मान यहाँ पर देखिए कितना है 6। तो इस तरह से अगर इसको करेंगे तो ये हो गया 16 माइनस 4 दूना 8, 8 छके 48। तो इसको अगर प्यारे बच्चों घटाएंगे तो माइनस 32 आ गया। तो आप यहाँ पर देखें कि इस द्विघात समीकरण में d का मान माइनस में निकल गया। अगर यदि d का मान माइनस में होगा तो मूल काल्पनिक होगा। आप लोग लिखिए मूल काल्पनिक होगा। काल्पनिक कहेगा तो यानी अवास्तविक, काल्पनिक और अवास्तविक एक ही चीज, आप लोग लिख लीजिए, कहीं भूलिएगा नहीं। काल्पनिक बराबर अवास्तविक, अवास्तविक, ये दोनों सेम चीज है। तो यहाँ से आप लोगों ने सीखा कि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक है या काल्पनिक कैसे हम निकालेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे द्विघात समीकरण के मूल। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग आएंगे कि द्विघात समीकरण का मूल कैसे ज्ञात करेंगे, उसका सूत्र क्या होता है। तो द्विघात समीकरण का मूल कितने होते हैं, 2। उसको कैसे निकालेंगे, इसका सूत्र होता है द्विघात समीकरण का मूल x बराबर सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर d बटे 2a।
या इसी को आप ऐसा लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी कॉमन बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये दोनों सूत्र होता है। उसके बाद नीचे 2a। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मूल x बराबर सूत्र माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a या d बराबर सूत्र लगा देंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें प्यारे बच्चों अल्फा बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी, अल्फा का मान प्लस में, ये प्लस और माइनस दोनों है तो माइनस को रख लेना है, प्लस रूट अंडर डी बटे 2a या इसी को लिख सकते हैं माइनस बी प्लस रूट अंडर डी का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ये अल्फा का मान हो गया। बीटा का मान माइनस में होता है तो माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बटे 2a या इसी को लिख सकते हैं माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2। तो यहाँ से अल्फा का मान प्लस में निकलता है और बीटा का मान माइनस में। अब यहाँ से इसके पहले जो हम लोगों ने देखा था कि जब डी का मान 0 होगा तो कुछ अलग कंडीशन ही निकलता है। तो आप लोग रिमार्क में लिखेंगे यदि d बराबर 0 हो तो मूलों की यदि d बराबर 0 होगा तो मूलों की पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति का मतलब हुआ दोनों मूल एक समान होती है। पुनरावृत्ति का मतलब समझ लेंगे, पुनरावृत्ति इसका अर्थ क्या हुआ दोनों मूल अल्फा और बीटा बराबर होगा। तो ये प्यारे बच्चों समझ में आ गया कि अगर यदि d का मान 0 होगा तो द्विघात समीकरण के दोनों मूल बराबर होंगे और वो मूल कितना कितना होगा ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। और यह मूल माइनस बी बटे 2a होता है। यानी अल्फा का मान यानी अल्फा बराबर भी हो जाएगा, यानी अल्फा बराबर भी माइनस बी बटे 2a और बीटा बराबर भी माइनस बी बटे 2a होगा। तो ये कंडीशन आप लोग को हमेशा याद रखनी है कि अगर यदि d का मान 0 होगा तो अल्फा और बीटा का मान दोनों स्थिति में बराबर होगा और वो मान कितना निकलेगा माइनस बी बटे 2a। तो यहाँ से उम्मीद है कि आप लोग ये बात समझ में आ गया होगा कि सर जब d का मान 0 निकलेगा तो अल्फा का मान और बीटा का मान दोनों बराबर निकलेगा, यानी x का मान दोनों बराबर होगा, -2 तो -2, 3 तो 3। तो उम्मीद है कि आप लोग ये कंडीशन समझ में आ गया। इस कंडीशन को आप अच्छे से ध्यान से याद रखिएगा ताकि आप कंफ्यूजन नहीं करें कि अगर यदि d का मान 0 होगा तो मूलों की पुनरावृत्ति होगी, यानी कि सर दोनों मूल बराबर निकलेगा और दोनों मूल बराबर निकलेगा तो मूल होगा कितना, तो यह मूल माइनस बी बटे 2a होगा, यानी अल्फा बराबर भी माइनस बी बटे 2a और बीटा बराबर भी माइनस बी बटे 2a। तो ये इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोगों का थ्योरी सेक्शन अब कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग आएंगे कि द्विघात समीकरण में मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल बराबर क्या सूत्र होता है, इसे हम लोग याद रखेंगे। तो द्विघात समीकरण में मूलों का योगफल, तो द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं, 2, यानी अल्फा और बीटा। तो लिख दीजिए ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस बी बटे ए। मूलों का गुणनफल बराबर सूत्र होता है c बाय ए।
अब बी और ए, सी और ए क्या है आप पीछे जान चुके हैं। अब एक उदाहरण के द्वारा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि ये 2x स्क्वायर है प्लस 4x प्लस 3 है बराबर 0 है। इसमें अल्फा प्लस बीटा निकालना है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस बी बटे ए। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, माइनस लिख देना है और बी का मान देखिए कितना है, बी का मान +4, तो प्लस नहीं लिखाता है तो लिख दीजिए 4, और ए का मान 2, इसको कटा देंगे तो -2। तो ये अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकल गया, -2। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मान लीजिए ये समीकरण है, आपसे अगर इसमें पूछ देगा कि मूलों, अच्छा सॉरी, यहाँ पर गुणनफल भी निकाल लीजिए आप लोग। अगर यदि गुणनफल पूछेंगे तो सूत्र हो जाएगा c बटे a, यानी मूलों का गुणनफल। तो c का मान कितना निकल गया, +3, तो +3 लिखाता नहीं है, खाली 3 लिखेंगे, a का मान 2। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि अगर यदि द्विघात समीकरण दिया हो तो वहां से मूलों का योगफल और गुणनफल निकाल सकते हैं। दूसरा एग्जांपल के द्वारा आइए हम लोग देखते हैं। इसमें मान लीजिए कि मूलों का योगफल निकालना है, सूत्र क्या होता है, -b बटे ए। अब प्यारे बच्चों ये b को माइनस को पहले लिख लेना है, ये वाला माइनस लिख लेना है, और b का वैल्यू देखिए यहाँ कितना है, -2 लिख दिए। a का वैल्यू कितना है, यहाँ कुछ तो 1 है तो 1 लिख देंगे। तो ये होगा माइनस गुना माइनस, इसका मतलब गुना होता है, तो माइनस गुना माइनस, प्लस प्लस नहीं लिखाता है 2, और नीचे 1 नहीं लिखाता है, तो ये इसका आंसर हो गया 2। अब निकालिए गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है c बटे ए। c का मान कितना है, +1, तो +1 नहीं लिखाएगा, सिर्फ 1 लिखाएगा, और a का मान 1, यानी कि 1 आंसर। तो इस तरह से अगर यदि द्विघात समीकरण दिया हो तो आप मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकाल सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग लास्ट में देखेंगे कि सर द्विघात समीकरण का गुणनखंड कैसे निकालेंगे। द्विघात समीकरण का गुणनखंड निकालना आपको बहुत जरूरी है। अगर ये द्विघात समीकरण का गुणनखंड आपको नहीं आ रही है तो फिर पूरा चैप्टर यानी कि प्रश्नावली जो द्विघात समीकरण का सभी में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसके लिए चाहिए कि आप पहले द्विघात समीकरण का गुणनखंड अच्छी तरीका से सीख ले। आइए हम लोग द्विघात समीकरण का गुणनखंड सीखेंगे। ये थ्योरी का लास्ट पर्सन है, इसके बाद थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। मान लेते हैं ये कोई द्विघात समीकरण है, इसमें हम लोग को क्या करना है, इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। एकदम सिंपल नियम से आपको हम बता रहे हैं। यहाँ पर कितने है प्यारे बच्चों, नहीं कुछ तो 1 है, तो ये 1 और 12 को गुना कर दीजिए। क्या करना है, गुना। तो 1 गुना 12 करेंगे कितना हो गया, 12। अब 12 का गुणनखंड कीजिए, तो क्या 12 को 4 गुना 3 लिख सकते हैं, कोई बोलेगा 3 गुना 4 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कैसे भी लिखिए, 4 गुना 3 या 3 गुना 4, आप जो लिखेंगे वो सही हो जाएगा। आप हमेशा याद रखिए कि आप जो लिखेंगे वही सही होगा। हो गया। अब प्यारे बच्चों ये 4 और 3 से आपको ये वाला पुराना है 7, कैसे पूरेगा, जोड़ने पर। अगर यदि जोड़ने पर पूरे तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर वाला और यहाँ पर वाले को गुना कर दिए, गुणनफल 12 का गुणनखंड किए, 4 गुना 3, 4 और 3 से कितना पुराना है भाई, 7 पुराना है। यहाँ देखो 7 पुराना है, तो 7 कैसे पूरेगा, जोड़ने पर। तो लिखे अगर यदि जोड़ने पर पूरे तो यहाँ जो चिन्ह रहेगा वही लगा दीजिए, पूरे तो b के आगे जैसा चिन्ह रहेगा दोनों में वही चिन्ह लगावें। एकदम सिंपल नियम से समझना है प्यारे बच्चों। यहाँ प्लस है तो दोनों में आप प्लस जोड़ दीजिए, प्लस कर दीजिए। इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। यहाँ पर x है तो आप यहाँ पर x लगा दीजिए, उसके बाद इसको उठा के सीधा रख दीजिए यहाँ पर। तो ये कितना हो गया, x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 बराबर 0, यानी इसके स्थान पर ये लिख दिए।
अब ये देखना है कि दोनों में मिल क्या रहा है। बोलेंगे सर यहाँ भी x यहाँ भी x, तो दोनों में x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ x बचा प्लस 4 बचा। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है x गुना x। अगर यदि एक x हम ले लेंगे क्या बचेगा, एक x। और यहाँ पर 4 और x था, हमने x ले लिया, क्या बचा 4। इसे मान लीजिए 4 और x है, इसमें x को हटा लेंगे तो 4 ही बचेगा ना, तो ये 4 बच गया। अब यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो आप भी प्लस कर दीजिए। 3 और 12 में क्या कॉमन है, यहाँ x है लेकिन यहाँ x नहीं है, तो x को हटा दीजिए। 3 और 12 में प्यारे बच्चों आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, 12 को देखिए तो 4 गुना 3, अगर यदि इससे हम 3 निकाल लेंगे तो क्या बचेगा 4। तो उसी प्रकार यहाँ से 3 निकालें तो यहाँ कितना बचा x प्लस, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, 12 से 3 निकालने का अर्थ हुआ वहां 4 बचा। 3 निकालने का अर्थ ये भी होता है कि 3 से भाग कर देना, 12 में 4 बचेगा। अब देखिए दोनों बक्सा अगर सेम आ गया, समझिए मेरा गुणनखंड सही है। अब ये मान लीजिए कि ये अलग घर है, इधर और इधर अलग घर है, बोलेंगे ये दोनों घर में क्या मिल रहा है, बोलेंगे सर इधर भी x प्लस 4 है और इधर भी x प्लस 4 है, तो x प्लस 4 x प्लस 4, ये घर से भी ये घर से भी, दोनों से हम निकाल लेते हैं। तो x प्लस 4 प्यारे बच्चों अगर हम निकालेंगे तो यहाँ कितना बचेगा x, और इस घर में कितना बचेगा प्लस 3 बराबर 0। अब यहां तक करने के बाद एक लाइन और हम लोग लिखेंगे, यहां तक करने के बाद क्या लिखेंगे, यदि किसी को पहले लीजिए x प्लस 4, दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर कर देना है, एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर। यदि x प्लस 4 बराबर 0, तो x बराबर करे बच्चों 0, इधर प्लस 4 इधर आएगा तो माइनस 4, यानी कि x बराबर 0 में कोई भी संख्या घटाएंगे तो माइनस में। अब फिर लिख लेंगे, यदि आप लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यदि x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 3, अंत में लिख देंगे अतः x बराबर माइनस 3, और कितना आंसर निकला माइनस 4। तो ये इस सवाल का 2 आंसर निकला, 2 आंसर निकलेगा ही निकलेगा क्योंकि द्विघात समीकरण है। तो यहाँ से गुणनखंड निकालना सीखे हम लोग, तो आप लोग इसको अच्छी तरीका से देखिए एक दो बार, ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे छूटे ना। बेसिक कॉन्सेप्ट जिस बच्चे का क्लियर हो जाएगा वो ऑब्जेक्टिव एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेगा, ये हम उम्मीद करते हैं आप लोग से। धन्यवाद।